मैथिली। विविधा के चिल्लाते ही अथर्व विविधा के पास दौड़ा चला जाता है उस खूंखार जानवर से निपटने के लिए। अथर्व खुद उससे उलझ पड़ता है। तनु और विविधा उस जानवर को देखकर ही डर जाती है, लेकिन फिर भी अथर्व को बचाने की कोशिश करती है। उन दोनों की कोशिशें नाकाम होने लगती हैं क्योंकि वह खूंखार जानवर उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। अथर्व अब उस जानवर से लड़ता हुआ थक चुका था, तभी अचानक से अथर्व का टी शर्ट बदन से अलग हो गया और उसके सीने पर उभरा हुआ चिन्ह को देखकर उस जानवर के कदम अपने आप ही पीछे हटते गए। गुर्राता हुआ जानवर अचानक से शांत हो गया। अब वह अथर्व पर हमला नहीं कर रहा था और न ही उसे नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे अब जंगल की दूसरी ओर चला जाता है जहां से वह आया था। अथर्व अब भी घायल हुआ कहरा रहा था। वह पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। विविधा और तनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तनु मदद के लिए चिल्लाती है। विविधा किसी भी तरह अथर्व को संभालने की कोशिश करती है। तभी गोली चलने की जोरदार आवाज जंगल में गूंज उठी। तनु विविधा चौंक गई। सामने से कोई लंगड़ाता हुआ अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी उनकी तरफ चला आ रहा था। तनु विविधा अंधेरे में उस आदमी को देखकर डर जाती है। वह आदमी उन लोगों के पास जाता है और अथर्व को घायल देखकर कहा, घाव बहुत गहरा है, जल्दी से औषधि लगानी पड़ेगी। आप लोग आए हमारे साथ। पर आप है कौन? तनु उस आदमी से घबराते हुए पूछती हैं। अभी ये सब पूछने का समय नहीं है। घबराए नहीं, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। फिलहाल घाव अधिक गहरा है, जल्दी से इनका उपचार करना होगा, नहीं तो घाव पूरे शरीर में फैल सकता है। वह आदमी उन दोनों को विश्वास दिखाकर कहता है। अथर्व की हालत देखकर तनु और विविधा भी उस आदमी की बात मानते हुए उनके साथ चली जाती हैं। अथर्व जो घायल होने की वजह से दर्द से कराह रहा था और धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी थी। वह आदमी आगे आगे चल रहा था और विविधा तनु अथर्व को संभालते हुए उसके पीछे पीछे। वो आदमी बूढ़ा था, धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी बांधे लंगड़ाते हुए जा रहा था। उसका एक पैर जमीन को नहीं छू रही थी, हाथ में लाठी का सहारा लिए वह आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल के सुनसान जगह पर सिर्फ उसकी लाठी की आवाज ही आ रही थी। तभी तनु विविधा के कान में धीरे से कहती हैं, हम इसकी बात सुनकर उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? हमें तो होटल लेकर जाना चाहिए था। शायद अथर्व सर की अच्छी से ट्रीटमेंट हो जाती। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तनु। अथर्व की हालत बहुत खराब है। होटल यहाँ से बहुत दूर है और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। इनके साथ चलते हैं, शायद अथर्व सर ठीक हो जाए। विविधा तनु से कहती हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी उन लोगों से कहता है, जल्दी चलो बाईसा, वक्त बहुत कम है, घाव फैल सकता है। उस आदमी के कहने पर विविधा और तनु अथर्व को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया दिखती है। वह आदमी उन लोगों को अथर्व के साथ कुटिया पर जाने को कहता है। अंदर जाते ही वह बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए कुटिया पर दिए की एक छोटी सी बाती जलाता है, जिससे थोड़ी बहुत कुटिया में रोशनी मिलती है। अब घास की चटाई बिछाकर अथर्व को उस पर लेटा देता है। अथर्व अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसके पास विविधा और तनु थे। वह बूढ़ा आदमी कुछ जड़ी बूटी तैयार कर रहा था अथर्व के गहरे घाव पर लगाने के लिए। विविधा की नजर तो अथर्व पर से हटी ही नहीं थी। अथर्व को कहराता देख उसकी आंखें छलछला जाती हैं। तनु उस आदमी को ध्यान से देखती है जो अभी भी बड़ी बारीकी से जड़ी बूटी तैयार कर रहा था। तनु उसे देखते हुए विविधा से कहती है, ये क्या जड़ी बूटी बना रहा है? हमें अथर्व सर को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, न कि यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में। जो इलाज इन्हें यहाँ मिल सकता है, वह किसी भी बड़े अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकता बाईसा। वह आदमी जड़ी बूटी तैयार कर अथर्व के पास आते हुए तनु के सवाल का जवाब देता है। तनु को अपनी बात पर खेद होता है। वह फुसफुसाहट आवाज में विविधा से कहती हैं, ये कोई अंतर्यामी है क्या? मैंने कितने धीरे से कहा, फिर भी सुन लिया इसने। पता नहीं, लेकिन शायद कोई वैद्य होंगे। विविधा तनु से कहती हैं, अगर वैद्य है तो यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो वैधशाला खोलना चाहिए था। तनु ने उनकी कुटिया को देखते हुए कहा। वह बूढ़ा आदमी अथर्व को जड़ी बूटी का लेप उसके घाव पर लगा देता है। अथर्व फिर भी दर्द से कराह रहा था। संयम रखो बेटा,
थोड़ा दर्द होगा लेकिन राहत भी मिलेगा दर्द से। थोड़ा संयम रखो और आराम करो। अथर्व को लेप लगाते हुए देख विविधा उस आदमी से कहती है, क्या अथर्व सर ठीक हो जाएंगे इस लेप से? जी, कल सुबह तक थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। घाव अधिक मात्रा में नहीं फैल पाएगी और जख्म भी भर जाएंगे। आप लोग चाहे तो यहाँ आराम कर सकते हैं। हम बाहर जाते हैं। किसी चीज की आवश्यकता हो हमें बुला दीजिएगा। कहते हुए वह आदमी बाहर अपनी चारपाई में लेट जाता है। विविधा को भी काफी जख्म लगे थे, वह लेप लगाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है। एक चटाई पर अथर्व गहरी नींद में सो रहा होता है तो दूसरी चटाई पर विविधा और तनु। तनु को चटाई पर नींद नहीं आती। कुछ देर अपनी बकबक करते हुए तनु भी सो जाती है, लेकिन विविधा की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। विविधा के जेहन में बार बार वो दृश्य याद आ जाता जब अथर्व उस जानवर से लड़ रहा था उसे बचाने के लिए। सोचते हुए विविधा अथर्व की ओर देखती है। अथर्व दर्द में था। विविधा उसके पास जाकर उसका हाथ सहलाती है। अथर्व सर को तो बहुत तेज बुखार है। विविधा अथर्व का हाथ सहलाते हुए पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। क्या करूं? ऐसे में तो बुखार सिर पर चढ़ सकता है, कुछ तो करना होगा। बाबा को भी जगा नहीं सकती और तनु तो अभी अभी सोई है। मुझे कुछ करना होगा। सोचते हुए विविधा यहाँ वहाँ कुटिया में देखती है। फिर उसे मिट्टी के घड़े दिखाई पड़ती है। वह उस पानी को अपने दुपटे में लिए अथर्व के सिर पर रखती है। विविधा पूरी रात अथर्व को ठंडे पानी के कपड़े उसके सिर पर सहलाती है, जिससे अथर्व का बुखार थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ऐसा करते हुए विविधा की आंख कब लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता और वह अथर्व के सिरहाने ही सो जाती है। बुखार उतरते ही अथर्व की नींद खुलती है। शरीर पर अभी भी दर्द था, वह कराह उठा। तभी सामने उसे विविधा दिखाई पड़ती है जो उसका हाथ थामे ही सो गई थी। वह उसे यूं ही देखता रहा। गुलाबी होंठ, गोरा चेहरा, उसमें बड़ी बड़ी आंखें। तभी उसके चेहरे पर बालों की लटें आ गई। वह उसे अपने हाथों से हटाने जा रहा था कि तभी, उठ गए बेटा, कैसी है आपकी तबीयत? बाबा कुटिया के अंदर आते हुए अथर्व से कहता है। उसकी आवाज सुनकर विविधा भी जाग जाती है और अपना हाथ अथर्व के हाथों में देखकर झेप जाती हुए तुरंत उठ जाती है। विविधा तनु को उठाती है जो अभी तक सो रही थी। सोने दे न विधु, रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया मुझे। तनु मैडम उठ जा, हम होटल में नहीं है जो इतने घोड़े बेचकर सो रही है। विविधा की बात सुनकर तनु भोज के होकर उठती हैं। सामने अथर्व को देखती हुई झेप जाती हैं। तभी वह वैद्य बाबा अथर्व के लिए औषधि लेकर आते हैं। इस औषधि को पी लीजिए, शरीर की कमजोरी ठीक हो जाएगी। अथर्व को कमजोरी तो लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप वह औषधि पी ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अगर कल रात आप नहीं होते तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा कर्म है, जब तक जीवन है मैं अपना कर्म करता जाऊंगा। वैद्य बाबा अथर्व से कहते हैं। पर बाबा वो जानवर था कैसा? और आया कहाँ से? उसने अचानक हम पर हमला क्यों किया? अथर्व ने बाबा से पूछा। सिर्फ आप लोगों पर ही नहीं, वह जानवर आप जैसे कई लोगों पर भी हमला कर चुका है। जिसने भी रोशनी महल के नजदीक आने की कोशिश की है। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, वह जानवर कभी किसी को हमला किए नहीं जाता, उसका पूरी तरह से शिकार करता है। लेकिन आपको उसने हमला करके ही छोड़ दिया। बाबा जो कि कई सालों से जंगल में रहे हैं, उन्हें जानवर के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन जो अथर्व के साथ हुआ उसे वो समझ नहीं पा रहे थे। पता नहीं बाबा, लेकिन मैंने भी देखा वह जानवर मुझ पर जिस तरह से झपट रहा था, उसका इरादा मुझे जिंदा छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर अचानक से वह मुझसे दूर होता गया। बातें करते हुए वैद्य जी का ध्यान अथर्व की आधी खुली शर्ट पर गया, जिस पर वो काला जला हुआ निशान था। तभी बाबा ने कहा, क्योंकि उसे अपनी गलती का ज्ञात हो चुका था। आपके सीने पर उभरा चिन्ह की वजह से वह आप पर हमला करता हुआ रुक गया। गलती? कैसी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। और सीने पर चिन्ह तो मेरे बचपन से है। फिर वह जानवर मुझ पर हमला करते हुए क्यों रुका? मेरे चिन्ह से एक जानवर को क्या मतलब हो सकता है? अथर्व के मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह वैद्य बाबा के चेहरे की ओर देखता है। मतलब है, क्योंकि वह कोई साधारण जानवर नहीं था।
वह रतनगढ़ के आदि सेना के सैनिकों का उत्तराधिकारी था। उसके पूर्वज आदि सेना के सैनिक हुआ करते थे और ये उसके ही वंशज है जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं। वैद बाबा अथर्व को आदि सेना के विषय में बताते हैं। विविधा भी उनकी बातें सुन रही थी। तो इसका मेरे सीने पर चिन्ह से क्या मतलब? और आप किस आदि सेना की बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अथर्व वैद बाबा से पूछता है। उसके साथ साथ विविधा और तनु को भी उनकी बातों का अर्थ समझ नहीं आया था, क्योंकि आपके सीने पर जिस जानवर का चिन्ह है वह यही जानवर था और ये चिन्ह उस समय आदि सेना के सेनापतियों के पास ही हुआ करता था। वैद बाबा अथर्व को उसके बचपन के चिन्ह का सच बताते हैं। तो इसका मतलब अथर्व सर आदि सेना के वंशज है, तभी तो उस जानवर ने अचानक से हमला करते हुए रुक गया। विविधा कहती है। अथर्व, तनु और वैद बाबा उसकी ओर देखते हैं। हाँ, सही कहा आपने, पर ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अथर्व ने कहा। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। बस थोड़ी प्रतीक्षा करें। आप यहाँ आए हैं तो अपने अतीत से जरूर अवगत होंगे। आपके साथ जितनी भी घटनाएं घट रही है वो सभी के होने का अर्थ आपको समझ आ जाएगा। बस सही समय आने की देरी है। अतीत कैसा अतीत? और आपको ये सब तो कैसे पता? विविधा हैरानगी से बाबा से कहती हैं। क्योंकि अब मेरे भी कर्तव्य का अंतिम क्षण आ चुका है। वर्षों से अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए कर्तव्य को निभाता चला आ रहा हूँ मैं और मेरे वंशज। पर अब लगता है वह समय निकट ही है। बाबा ने सपाट भाव से कहा। कैसा समय बाबा, और आप कौन से कर्तव्य की बात कर रहे हैं? विविधा ने पूछा। रोशनी महल के रक्षक हेतु कर्तव्य। मेरे पूर्वज से चलती आ रही ये परंपरा रोशनी महल की रक्षक के लिए। पहले मेरे दादा साहेब, फिर मेरे पिताजी और अब मैं इस पीढ़ी का आखिरी वंशज हूँ। इसलिए मेरा कर्तव्य भी अब पूर्ण होता नजर आ रहा है। वैद बाबा की बातों का मतलब न अथर्व समझ पाता है और न विविधा। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। तभी बाबा उन लोगों से कहते हैं। आप लोग विश्राम कीजिए, हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। नहीं बाबा, अब हमें चलना होगा। आपको हमारे वजह से तकलीफ होगी, और वैसे भी अब दर्द कम हो गया, मैं चल सकता हूँ। अथर्व बाबा से कहता है, जिसमें विविधा और तनु भी हामी भरते हुए कहते हैं। वो लोग बाबा से आज्ञा लेकर जंगल से बाहर अपने होटल की ओर चलते हैं। पूरा रास्ता उन तीनों के बीच खामोशी रही। वो लोग होटल के नजदीक पहुंच चुके थे। उन तीनों को बाहर से आते देखकर उनके दोस्त उनसे पूछते हैं। अरे विधु, तनु, तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वो हम लोग मॉर्निंग वॉक पर गए थे। विविधा उन्हें कल रात के बारे में कहने जा रही थी कि तनु उनसे झूठ बोलते हुए कहती है। पर इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर? और अथर्व सर, आपको इतनी सुबह सुबह चोटें कैसे लगी? उनकी नजर अथर्व पर जाती है। वो एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अथर्व ने कहा। पर आप लोग तो मॉर्निंग वॉक पर गए थे, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? उनमें से एक ने कहा। वो क्या है न रौनक? अथर्व सर, पर किसी जानवर ने अटैक कर दिया था। बस थोड़ा बीच बचाव में चोटें लग गई। ओह माय गॉड, यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। सर, आपको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, सबने कहा। हाँ, हम अथर्व सर को वही लेकर जा रहे हैं। अब तुम सबके सवाल जवाब खत्म हो गए हो, हम जा सकते हैं। तनु उन सब पर खिसियाते हुए कहा। और अथर्व विविधा को लेकर जाती हैं। कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। उनके जाने के बाद उनके दोस्त उन तीनों पर शक की निगाहों से देखते हैं। जहां सभी लोग अब वापस मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं विविधा गुमसुम सी कमरे में बैठी हुई थी। उसे बैठा हुआ देख उसकी कुछ सहेलियां उससे कहती हैं। विधु, तुझे घर नहीं जाना है क्या? तूने पैकिंग भी नहीं की है। लगता है विविधा मैडम को मुंबई जाने का इरादा नहीं है। कहीं विविधा को रणथंभौर के राजकुमार पर दिल आ गया होगा। वैसे राजकुमार से याद आया, हमारे अथर्व सर भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। कहते हुए वो लड़कियां ठहका लगाती हुई हंस पड़ती है। तभी उन सब के बीच तनु आकर उनसे कहती है। तुम लोग जाओ, मैं और विविधा भी आते हैं। ठीक है तनु मैडम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम ही संभालो इसे, हम सब तो चलते हैं। लेकिन टाइम पर आ जाना, बस ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली किसी के लिए।
कहती हुई उसकी बाकी की सहेलियां भी चली जाती हैं। तनु अब रूम लॉक कर विविधा के पास आकर कहती हैं, विधु अब ज्यादा सोच मत उस महल के बारे में। जितना सोचेगी उतनी ही उलझती जाओगी। बेहतर यही है कि यहाँ से चल अब। यहाँ से दूर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सिर्फ एक सपना ही तो था। हो सकता है इसके बाद वो सपने आने भी बंद हो जाएं। तनु की बात सुनकर विविधा थोड़ी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फिर गहरी श्वास लेते हुए आंखें खोलकर तनु से कहती हैं, तू ठीक कह रही है तनु। यहाँ बहुत उलझने हैं। यहाँ रुकूंगी तो और भी इन सब चीजों में उलझती जाऊंगी। अब जो होगा सो होगा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये हुई ना बात। अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ। तनु जा ही रही थी कि विविधा उसका हाथ थाम लेती हुई कहती हैं, अथर्व सर, क्या वो भी वापस जाना चाहते हैं? शायद अब यहाँ बिना किसी क्लू के रुकना भी सही नहीं होगा उनके लिए। अब तक वह भी जाने की तैयारी कर चुके होंगे। तनु विविधा से कहती हैं। यहाँ अथर्व अपने कमरे में बैठा वैद्य बाबा की बातें याद कर रहा था। जंगल में जाते ही उसके साथ जितनी भी घटनाएं घटी वह सारी घटनाएं उसके दिलो दिमाग में हावी होती जा रही थी। यही सोचे सोचकर वह परेशान होता जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रोफेसर अथर्व, थोड़ी देर में बस निकलने वाली है, आप चल रहे हो ना? ये सर, मैं 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। एक ठंडी आह भरता हुआ अथर्व मन ही मन ठान लेता है, मेरा अतीत चाहे जैसा भी हो, फिलहाल अभी मेरा वर्तमान ही मेरा सब कुछ है। मेरी माँ, मेरा भाई, यही मेरी दुनिया है। उनको मेरी जरूरत है, मैं उन्हें किसी हाल में खोना नहीं चाहता। मैं अभी किसी भी सेना का वंशज नहीं। मैं अथर्व सिंह बेदी हूँ और यही मेरा वर्तमान है और मेरा भविष्य। अथर्व अपने अनजाने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये न जानते हुए कि उसका अतीत ही उसे यहाँ तक लेकर आया है। फिर बिना अतीत की सच्चाई जाने बगैर उसका अतीत उसे यहाँ से जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। सभी लोग बस में सवार हो चुके थे, जो बचे थे वह भी धीरे धीरे बस में जा रहे थे। रूम से निकलते वक्त तनु विविधा से कहती है, विधु तू रेडी होकर बाहर आ जाना, मैं सारा सामान नीचे पहुंचा देती हूँ। विविधा भी तनु की बात पर हामी भरते हुए कह देती हैं। तनु रूम से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। उस समय वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह अपना और विविधा का बैग उठाते हुए खुद में ही बड़बड़ाती हुई जा रही थी, ये बाइक इतनी भारी कैसे हो गई? यहाँ आने के टाइम तो अच्छी भली खाली थी, और जाने के टाइम देखो। लगता है इस विधु ने कल रात जंगल से जंगली पत्थर उठाकर बैग में भर लिया होगा। हाय मेरा हाथ, यहाँ तो कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने वाला। लगता है नीचे तक मुझे अकेले ही बाइक लेकर जाना होगा। आह, तनु खुद में ही बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि तभी उसे कोई दिखाई देता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा लगेज बाहर बस तक पहुंचा सकते हैं? वह क्या है न, सामान बहुत भारी है और मेरे हाथ में पेन भी। श्योर। वह आदमी गहरी निगाहों से तनु को देखता है, उसकी पलकें एक मिनट के लिए भी नहीं झपकी थी। वह सामान लेकर आगे बढ़ रहा था और तनु उसके पीछे। इसे तो मैंने होटल में आज ही देखा, बड़ा अजीब इंसान है। और इसकी आंखें कितनी काली दिखती हैं, नॉर्मल इंसान तो दिखता ही नहीं। ऐसा इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। तनु खुद में ही सोच रही थी कि तभी एक हवा का झोंका सा आता है और तनु की आंखें बंद हो जाती है। वो इंसान आगे चलते हुए ही अपनी गर्दन पीछे मुड़ता हुआ तनु को देखकर एक शैतानी हंसी हंसता है। यहाँ बस में सभी सवार हो चुके थे। कुछ टीचर अपना सामान लिए जा रहे थे, तभी उनकी नजर तनु पर पड़ती है। तनु, विविधा कहाँ है? बस अब निकलने ही वाली है। विविधा नहीं आएगी, उसके मोम डैड आने वाले हैं रथोबर। वो उनके साथ ही मुंबई आएगी। उसने मुझे आप सबको बताने के लिए कहा था। ओके, तो स्टूडेंट सभी लोग आ चुके हैं, सब अपने अपने सीट्स पर बैठ जाए। बस अब रणथंभौर से निकल चुकी थी मुंबई के लिए, और तनु के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान रहती है। यहाँ विविधा अपने रूम का दरवाजा खटखटा रही थी। खोलो दरवाजा, कोई है यहाँ, मुझे निकालो, कोई है यहाँ। तनु, यहाँ अथर्व जो कमरे में न जाने कब से बेहोश पड़ा हुआ था। विविधा की सहेलियां तनु से कहती हैं, अरे तनु, विधु क्यों नहीं आई? उसने कुछ बताया नहीं। वो नहीं आएगी,
उसके मोम डैड रणथंबर आने वाले हैं। वह उनके साथ ही आएगी। कहते हुए तनु के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान छा जाती है। कहानी जारी रहेगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले।